गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल गुप्ता मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर में। आज का अपना टॉपिक है डिटर्मिनेंट। देखिए, डिटर्मिनेंट, सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन डिटर्मिनेंट्स का द गिवन क्वांटिटी ऑफ द द गिवन गिवन क्वांटिटी ऑफ mathematical expression, the given quantity of mathematical expression can be written in the form of square, in the form of square between two vertical line two vertical line two vertical lines are is called determinants। अब देखो, डिटर्मिनेंट्स में अपन सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर तो आप देखो, अभी डिटर्मिनेंट्स है तो ऑर्डर हमें कैसे लिखे जाती है, m क्रॉस n के फॉर्म में। यदि हमारे डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो m इज इक्वल टू n होगा। क्यों? क्योंकि m जो होते हैं ना, वो हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n जो होता है वो मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखो, आपको जो ऑर्डर हमेशा जो लिखा रहेगा ना, वो इस तरह से रहेगा 1 क्रॉस 1 में। मतलब इसको अपन डिटर्मिनेंट के केस में पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। यदि हमें कहीं पे 2 क्रॉस 2 दिया है तो अपन इसको पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसी तरह से हमें कहीं पे लिखा रहेगा 3 क्रॉस 3, तो हम इसको पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अब देखो, हमें ये बात तो समझ में आ गई। अब कुछ टर्म्स इसमें हम समझते हैं, जैसे कि अपन ये समझते हैं कि हमें नोट में लिख लेते हैं कि यदि हमारा कहीं पे कि एक डिटर्मिनेंट्स यदि हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ये a b c और d, ये मेरा डिटर्मिनेंट्स है। तो इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये टर्म्स और ये टर्म्स, ये a कॉमा d को हम बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो हमारा टर्म C और D है, इसको बोला जाता है बेटा सेकेंडरी। C और D को सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स। अब इसी तरह से यदि ये तो हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर का। यदि मेरे पास थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कहीं पे लिखा हुआ है, थर्ड ऑर्डर का A B और C यहाँ पे, और ये मान के चलो ये D है यहाँ पे, E और F G H और I दिया है। तो ये इस तरह का हमारा कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। तो हमारा देखो, यहाँ से ये जो हमारा टर्म्स आप देख रहे हैं कौन सा, कि हमारा ए ई और आई, इसे बोला जाता है प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स। इसी तरह से हमारा यदि हम टर्म्स ये लेते हैं G
ई और सी, तो सी, ई और जी जो होगा वो मेरा सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। अब जो अपन नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ expression of determinants, expression of determinant, expression of determinant, मतलब डिटर्मिनेंट को हमें एक तरह से सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। जैसे अपन जल्दी में इसको कर लेते हैं कि हमें यहाँ से कोई भी हमारा डिटर्मिनेंट्स ऐसे दिया हुआ है कि इसे 1 है, यहाँ पे 2 है और 3 है और 4 है, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज निकालना है। तो आप क्या करोगे, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम सेकेंड ऑर्डर का पढ़ते हैं। यदि मेरे पास यहाँ से थर्ड ऑर्डर का कोई भी हमारा डिटर्मिनेंट्स है सेकेंड में, जैसे यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 0 1 3 और 1 2 और 0 है, इसको इसे हम सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो सॉल्व कैसे किया जाता है। ये 1 की क्रॉसपोंडिंग सॉल्व की जाती है, ये इसके क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये कॉलम्स गया, तो हम कैसे सॉल्व करें, 1 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा। फिर ये -2 के क्रॉसपोंडिंग जब सॉल्व करेंगे तो -2 के क्रॉसपोंडिंग देखो ये कॉलम्स और ये रो गया, तो 0 इंटू 0 ये तो 0 हो गया और 3 इंटू 1 हो जाता है। फिर बेटा यहाँ से 3 के क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करें तो 3 क्रॉसपोंडिंग, तो ये से देखो ये कॉलम ये रो गया, तो ये 0 इंटू 2 तो 0 हो गया, माइनस यहाँ से 1 हो जाता है। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है, -6 के इक्वल, और इधर से कितना आ रहा है, -3, तो +6 के इक्वल यहाँ पे आ गया, +6, और इधर कितना आ रहा है, -3, तो इसकी वैल्यूज -3 के इक्वल हो जाएगा। और इसका भी एक और भी एक मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ कि अपन इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड, इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स को शॉर्ट ट्रिक सीखना कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो ऐसे भी क्या करा प्राइमरी माइनस सेकेंडरी हो जाता है। तो इसको क्या करना, जैसे यही मेरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स है, इसको सॉल्व यदि करना है तो देखो क्या करना कि देखो पहले तो आपका क्या लिखा था, 1 और 2 और 3 लिखा था, ये 0 1 और 3 लिखा था, और 1 2 और 0 लिखा था। फिर आप देखो अब क्या करना, आगे आगे आप क्या करिएगा, इसमें देखो पहले ये जो केस है ये वाला केस को यहाँ पे लिखना, 1 1 0 1 ऐसे लिख देना, और सेकेंड वाला केस को यहाँ पे लिख देना, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को, तो 2 और 1 और यहाँ पे 2 हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ से आप प्राइमरी, ये देखो प्राइमरी को बनाओ, ये इसको सॉल्व करो। तो पहले प्राइमरी वाला देखो, 1 इंटू 1 इंटू 0, ये क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस प्लस फिर ये 2 3 1 का, तो यहाँ से कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया, 6 हो गए। फिर 3 इंटू 0 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 0, माइनस। फिर अब सेकेंडरी को सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ से हम सेकेंडरी का लेते हैं, तो यहाँ सेकेंडरी का क्या होगा, 1 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। फिर ये 2 इंटू 3 इंटू 1, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गए। फिर ये 0 इंटू 2, तो ये कितना होगा, 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से देखो -3 के इक्वल होगा, जितना ये वैल्यूज आ रहा वही इतना भी वैल्यूज होता है। तो आप इस मेथड से सॉल्व करते हैं, तो बिना कोफैक्टर को सॉल्व किए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये माइनर और कोफैक्टर के बारे में हम समझते हैं। तो माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है वो हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालते हैं कि माइनर। माइनर माइनर क्या होता है, माइनर देखो, माइनर इन एनी डिटर्मिनेंट्स, इन एनी डिटर्मिनेंट, इन एनी डिटर्मिनेंट, इन एनी डिटर्मिनेंट left by leaving a row and column to the
to the corresponding elements. Corresponding elements. Corresponding elements is called minor. Is called minor. Is called minor. देखो अभी हमने यहाँ पे माइनर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. माइनर, तो माइनर क्या होता है, ये माइनर के बारे में हम समझ रहे हैं. तो माइनर में हम क्या, देखो यहाँ से एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि यदि मैं एक डिटर्मिनेंट्स लेता हूँ सेकेंड ऑर्डर का, जैसे ये 1 2 3 और 4, तो अब या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इसके जगह पे हमने ऐसा लेते हैं कि A11 A12 A21 और यहाँ पे 2 2 है. तो यदि मेरे को यदि अपन को यहाँ से ये फर्स्ट रो इसके क्रॉसपोंडिंग यदि माइनर निकालना है इसके क्रॉसपोंडिंग, तो क्या करना, इस रो को और ये कॉलम छोड़ देना. मतलब ये 1 1 का मतलब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो इसके जो माइनर हो जाएंगे ना, माइनर 1 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये रो और ये छोड़ दिया तो कितना बचा, यहाँ पे 2A 2 2 हो गया. इसी तरह से यदि सोचो 1 2 के क्रॉसपोंडिंग यदि हम सॉल्व करें इसके क्रॉसपोंडिंग, तो क्या होगा, A 2 1 के इक्वल होगा. इसी तरह से यदि हमें यहाँ से 2 1 के क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करें, तो देखो 2 1 के क्रॉसपोंडिंग से हमको ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, A 1 2 बच जाएगा. यदि आप यहाँ से देखो इसके क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2 2 के क्रॉसपोंडिंग, तो ये कितना होगा, A 1 1 के इक्वल हो जाएगा. यदि हम कोई एक नंबर लेके हम आपको समझाना चाहे तो देखो इस तरह से हम समझा सकते हैं कि यदि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा ये मेरा कोई नंबर है 1 2 3 और 4 है, ठीक है. तो अब इसमें से देखो यदि अपन को पूछा जाए कि अभी आप माइनर निकालिए 1 के क्रॉसपोंडिंग, 1 1 के क्रॉसपोंडिंग, 1 1 का पोजीशन कौन सा है, इसके क्रॉसपोंडिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा. इसी तरह से यदि सोचो ये 1 2 के क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करें, 1 2, तो इसके क्रॉसपोंडिंग पूछा जा रहा है ना, तो ये द्वारा ये गया तो कितना हो जाएगा, ये गया और ये गया तो कितना बचा, 3 हो जाएगा. इसी तरह से माइनर यदि हमें पूछा जाए कि 2 1 के क्रॉसपोंडिंग, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. देखो इसके क्रॉसपोंडिंग 2 बचाना. और इसी तरह से हमारा यहाँ से कि हमें पूछा जाए 2 2 के क्रॉसपोंडिंग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग देखो यहाँ पे 1 आता है. तो माइनर आप समझ चुके हैं सेकेंड ऑर्डर का. फिर आपको थर्ड ऑर्डर का माइनर हम आपको सिखाते हैं. दूसरा हम लेते हैं कि यदि मेरे पास ये यहाँ से 1 2 3 है या 4 5 या मान के चलो यहाँ पे 6 है 7 8 और 9 है, 9 यहाँ पे, और हमसे पूछा जाए कि माइनर निकालो ये 1 1 के क्रॉसपोंडिंग, तो आप क्या करना, सबसे पहले कि देखो ये इसके क्रॉसपोंडिंग सॉल्व कर रहा है तो ये और ये इधर छोड़ देना, तो बचेगा कौन, डिटर्मिनेंट्स के अंदर में 5 बचेगा और ये 6 बचेगा और 8 बचेगा, यहाँ पे 9 बच जाता. तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा कितना होता है 45 माइनस 8 6 जा 48, तो ये कितना हो गया, -3 के इक्वल आ जाता है. इसी तरह से सोचो यहाँ पे यदि मेरे से पूछा जाए कि आप 3 2 के क्रॉसपोंडिंग फाइंड आउट करो, तो 3 2 क्रॉसपोंडिंग, तो ये 3 2 पोजीशन पे थर्ड रो सेकंड कॉलम पे ये और ये चला जाएगा. सोचो ये और ये गया, तो अभी मेरा डिटर्मिनेंट्स के अंदर में कैसा बचा होगा, ये 1 4 बचा, यहाँ पे 1 और 4 यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे कितना बचा 3 6 बच गया, 3 और कौन सा 6 बचा, 3 और 6 बचा, 3 और 6. तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 माइनस कितना हो गया 12, मतलब -6 हो जाएगा. तो आपने माइनर समझ चुके. नाउ अब जो हम लोग सब समझने वाले हैं कोफैक्टर के बारे में. कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर का हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि बेटा यहाँ पे CIJ इज इक्वल टू, या कैपिटल AIJ से भी इंडिकेट करते हैं, ये -1 पे पावर I प्लस J इंटू माइनर जो हो गया MIJ, जहां पे हमारा ये मेरा फॉर्मूला होता है, ये मेरा फॉर्मूला है कौन सा, ये इसके लिए कोफैक्टर निकालने का. और जहां पे हमारा I क्या है, वो नंबर ऑफ रोज एंड J क्या होगा, J हमारा
नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा ये हो गया। अब देखो, अब यदि सोचो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर निकालना है, यदि हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि कोफैक्टर निकालना है मतलब C11 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे लिखोगे तो -1 पे पावर कितना होने वाला है 1 + 1 और माइनर यहाँ पे माइनर क्या हो गया माइनर 1 1। अभी देखो -1 पे पावर कितना हो गया 2 और 1 1 की वैल्यूज कितनी दिए हैं -3, तो यहाँ पे -3 तो वैल्यूज क्या हो गया -3 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से 3 2 के क्रॉसपॉन्डिंग यदि आप सॉल्व करते हो तो -1 पे पावर 3 + 2 एंड माइनर 3 2 के इक्वल हो गया। और इसकी वैल्यूज आप रख दीजिए -1 पे पावर यहाँ पे 5 हो गया और 3 2 की वैल्यूज कितनी हो गई -6 जिसकी वैल्यू 6 हो गया। तो आपका यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज। देखो देखो यहीं पे हम अब समझा देते हैं। यदि सोचो जल्दी जल्दी में कि हमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, यदि कोई भी एक डिटर्मिनेंट्स है, कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, जैसे ये 1 2 3 4 है, ठीक है, कोई डिटर्मिनेंट्स है, इसके इसके यदि रो और कॉलम इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है, देखो ये यहाँ पे आ गई 4 और -6 ये -2। यदि किसी किसी डिटर्मिनेंट्स में देखो, अभी इस डिटर्मिनेंट्स को हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 3 और 4, यहाँ पे क्या हुआ रो और कॉलम इंटरचेंज किए। देखो यहाँ से फर्स्ट रो क्या हो गया फर्स्ट कॉलम में आ गया और सेकेंड रो ये देखो सेकेंड कॉलम में हमने चेंज कर दिया, तो ऊपर भी वैल्यूज देखो 4 - 6 इज इक्वल टू -2 ही होता है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमने क्या समझा कि इन एनी डिटर्मिनेंट्स टू इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज अनचेंज रहता है। सेकंड देखो प्रॉपर्टीज यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टीज में यदि आपका किसी भी डिटर्मिनेंट्स का जैसे ये 1 यहाँ पे और 2 और ये भी 1 2 है, मतलब दो रो या कोई भी दो कॉलम्स, ये मैंने सेकेंड ऑर्डर का ले रहा हूं समझाने के लिए, थर्ड ऑर्डर में भी आप देखोगे तो वही आएगा। कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो, देखो यहाँ पे आइडेंटिकल आपका दिख रहा है क्या, यहाँ पे मैंने आइडेंटिकल, ये देखो फर्स्ट रो भी आइडेंटिकल दूसरा भी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यदि रहता है कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यूज ऑलवेज जीरो होती है। देखो ये 1 × 2 -2 × 1 देखो जीरो के इक्वल आता है। थर्ड यदि थर्ड हमारा क्या है, थर्ड जो हमारा प्रॉपर्टीज बनता है वो मेरा ये होता है कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट्स का कोई भी एक रो या एक कॉलम सभी हमारा क्या हो जीरो हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज हमेशा जीरो होता है। यदि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के एनी वन रो के सभी एलिमेंट जीरो हो या कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो, ऐसे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज ऑलवेज जीरो होता है। फोर्थ पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, यदि आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मान के चलिए कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है और ए बी सी और डी से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उस डिटर्मिनेंट्स के किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, या नहीं तो आप इसको किसी भी एक रो कॉलम के सभी एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई भी एक रो के सभी एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि सभी में हो जाएगा। मैट्रिक्स के केस में क्या रहता है सभी में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब कोई भी एक डिटर्मिनेंट्स यदि फिफ्थ प्रॉपर्टीज में देखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टीज में कि यदि कोई भी एक डिटर्मिनेंट्स है, मान के चलो यहाँ से 1 2 5 और 6 है, ठीक है, तो अब यहाँ से देखो आप यहाँ से इसकी वैल्यू यदि निकाल लेते हैं तो 6 - 10 कितना आ गया -4। अब देखो प्रॉपर्टीज बताता हूँ, कोई भी डिटर्मिनेंट्स में यदि किसी रो को आप चेंज करना चाहते हो, मान के चलो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो को चेंज करना चाहते हैं, तो उस रो में उस रो को छोड़ के बाकी किसी भी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से, देखो 5 कांस्टेंट लिए मल्टीप्लाई करके आप चेंज करोगे ना तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू अनचेंज रहता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से देखो अनचेंज रहेंगे, मैंने क्या किया
इस डिटर्मिनेंट्स में, इस रो में हम क्या किए, 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किए ना, फर्स्ट रो को यही चेंज किए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा कितना हो गया 25 प्लस 1, यहाँ पे 26 हो गई, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 30 प्लस 2 32 हो जाता, और यहाँ से 5 यहाँ पे 6। देखो इसको सॉल्व करो, 26 इंटू 6 माइनस 32 इंटू 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 1 कितना हो गया, यहाँ पे 156 माइनस इसको सब मल्टीप्लाई करो तो 0, और ये कितना हो गया 150। देखो सॉरी ये कुछ रॉन्ग हो रहा है, आपने क्या किया यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 25 प्लस 1 ठीक है, 30 प्लस 32 ठीक है, तो 26 माइनस 6 36 ये ठीक है, और यहाँ पे हाँ ये 160 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 160 और जब आप इसको सॉल्व करें तो देखो ये -4 के इक्वल होता है। ऐसा ही नहीं है, देखो ये प्रॉपर्टी लगा, किसी भी आप कॉलम में भी आप करेंगे ना, इसे कॉलम में आप क्या करें 2C2 से चेंज करो। देखो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट्स है, कॉलम को फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और ये 6 2 जा कितना हो गया 12 प्लस 5 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, और यहाँ पे 2 और 6 इसको सॉल्व करो तो 5 इंटू 6 अब माइनस 17 इंटू 2 ये कितना हो रहा है, देखो यहाँ से ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 34। देखो यहाँ पे -4 होता है। देखो आप किसी भी रो को आप चेंज करना चाहते हैं तो दूसरे रो में जाके किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आप चेंज कर सकते हैं, या कॉलम में करना चाहते हैं तो कॉलम में आप चेंज करके और दूसरे उस कॉलम में ऐड करके आप कर सकते हो। मतलब आप देखो R1 को चेंज करना चाहते हैं ना, R1 को चेंज करना चाहते हैं तो ये R1 में नहीं करोगे, दूसरे दूसरे में जाके कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से कॉलम आप C2 को भी चेंज कर सकते हैं। और हाँ, आप क्या नहीं कर सकते ये मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। आप ऐसा नहीं करना कभी भी, R1 को चेंज करना चाहते हो तो 2 इंटू R1 आप प्लस यहाँ से R2 कर देते हैं। देखो जिस रो को चेंज करो उसमें कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करना। या आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि जैसे R1 को चेंज करना चाहते हैं ना तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं R1 माइनस R2 करेंगे ना तो पर तब हमारा चेंज नहीं होता है। R1 इस तरह से चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप ये हो गया डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज। अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा कोई भी एक 35 74 और 17 3 2 है, ये देखो इस डिटर्मिनेंट को मुझे सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप यहाँ से क्या करते हैं, C2 को चेंज करते हैं। देखो C2 को इस तरह से चेंज करते हैं, C2 प्लस 7 इंटू C3। तो जब आप इसको ये चेंज करेंगे तो देखो हमारा डिटर्मिनेंट्स, नए डिटर्मिनेंट्स क्या बनने वाला है, देखो यहाँ से ये C1 को चेंज नहीं किया तो 43, यहाँ से 35 एंड 17 हो गया। इसको कैसा किया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 43। इसी तरह 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस 7, यहाँ से देखो 35, फिर यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो तो अब ये 17, और ये 6 4 और 2 4 2। आप देखोगे इस डिटर्मिनेंट्स में देखिए कि ये C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो इसके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज हमेशा क्या होगा 0 होगा। सेकंड हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इसके इस डिटर्मिनेंट्स को क्या कैसे सॉल्व करना। तो ये देखो अभी ये प्रोसेस से सॉल्व करोगे ना तो आप थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप क्या करें प्रॉपर्टीज से सॉल्व करें। तो प्रॉपर्टीज से सॉल्व करो तो क्या करोगे, आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 0 करने की कोशिश करोगे तो उसके क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। तो एक ये हो गया। अदरवाइज आप देखो ऐसे अदरवाइज आप एक और आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो पहले तो देखो प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जैसे यहाँ से देखो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लगाते हैं कि हमें यहाँ इस C3 को हम इस तरह से चेंज करते हैं कि C3 प्लस C2 कर देते हैं। तो देखो मेरा डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, यहाँ से 1 1 1 और यहाँ से A B C, यहाँ से A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C, ये आ गया। अब इसमें से A प्लस B प्लस C ये मेरा कॉमन आ जाएगा।
कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से देखो 1 1 1 और ए बी सी यहाँ से 1 1 1, तो देखो क्या हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, इसकी वैल्यूज कितना होगा a प्लस बी प्लस सी और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज हमारा कितना होगा 0, तो आंसर क्या आ गया 0, देखिए ये 0 आ गया। अदरवाइज आप क्या करना, शॉर्टिक्स आपको सिखाता हूँ, आप क्या करिएगा, एक एक और मेथड आपको सिखा रहा हूँ। आप क्या करना, a इक्वल टू सोचो b इक्वल टू सी इक्वल टू 1 करो, 1 पुट करोगे ना, तो 1 इस तरह से करना ताकि सारा चारों ऑप्शंस अलग अलग हो। एक तो 0 है, यहाँ पे ऐसा रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, और इससे क्या होगा 9 हो जाएगा। तो आप देखो, अब चारों ऑप्शन अलग अलग हो गए, तो हम ऐसे ही वैल्यूज एबीसी की वैल्यूज रखेंगे जिससे चारों ऑप्शन हमारा अलग अलग आ जाए। अब सोचो यहाँ पे 1 1 रखते तो ये तो 1, ये क्या हो गया 1, ये कितना हो गया 1 और ये 1 हो गया, ये दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 और ये मेरा ऑप्शंस आ जाता है। नाउ फिर हम इसी पे एक और क्वेश्चन हम तुम्हें देते हैं। जैसे हमारा ऐसा रहता कि हमें क्वेश्चन है माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व तो आप एक काम कर सकते हो, पहले ए इसमें से क्या करें, इसमें से ए कॉमन निकाल ले, इसमें से ए निकाल ले, इसमें से बी, इसमें से सी, और फिर इसमें से ए, इसमें से बी, इसमें से सी निकालोगे, तो फिर क्या होगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे ये 1 1 1 ऐसा आएगा। तो आप एक ऐसा ना करके, मैं आपको शॉर्टिक की जल्दी क्योंकि आपको क्रैश कोर्स चाहिए ना, तो a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 1 ही पुट कर दो। तो सबसे अच्छा आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 1 1, और ये 1 -1 1 और 1 1 -1 इज इक्वल टू क्या हो गया k, और यहाँ पे एक तरह से 1 हो गया। ऐसा मत वैल्यू पुट करना a की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो आप k की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर तो आप कुछ फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा ही वैल्यूज रखना राइट साइड में ताकि k की वैल्यूज निकल पाए। तो अब इसको सॉल्व करोगे ना, तो k की वैल्यूज हमेशा कितना आता है बेटा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, k की वैल्यूज 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो इसको अपन यदि हम सॉल्व करें तो बहुत इजी वे से हम सॉल्व करते हैं। ए बी सी, यदि देखो ऐसे आप ऐसे सॉल्व करो, ए बी सी कैसा दिया है, ए बी सी आर इन एपी, एपी में दिया तो अपन ऐसा कर सकते हैं, ये 1 3 5 एपी में है, या 2 4 6 एपी में है। इसकी वैल्यू सोचो, यहाँ पे रख दोगे 1, और ये बी के जगह पे रख दोगे 3, और ये रख दोगे कितना होगा, अब यहाँ पे 5, इसकी वैल्यूज हम क्या रख देंगे 5। यदि हम 5 रख देते हैं तो क्या हो गया, ये और ये आइडेंटिकल, मतलब इसकी वैल्यूज कितना हो गया 0, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है। और एक बात और बताता बेटा, आपका ये जब भी हमारा यहाँ पे देखो एक और पॉइंट हम शॉर्ट ट्रिक में आपको सिखा देते हैं कि ऑल द determinants based on progression, based on progressions, based on progression, based on progression having answer, having answer 0 0 0, only those questions which contains, yeah, in which P Q R, या नहीं तो बेटा यहाँ पे A B C एक्सेट्रा आर गिवन। मतलब मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि जितने भी प्रोग्रेशन बेस्ड का क्वेश्चन होगा ना, जितने भी प्रोग्रेशन बेस्ड का क्वेश्चन होता है सभी का आंसर हमेशा 0 ही होता है, तो आप तो 0 ही टिक कर लेना। फिर अब एक नई तरह के क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम यदि सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ से n की वैल्यू सोचो 1 पुट कर दोगे, n जब आप पुट करोगे 1 तो देखो यहाँ से r भी 1, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 रखो तो 1 आता, ये भी 1 आता, ये भी 1 आता। जब अब दो आइडेंटिकल हो गया तभी आंसर 0। लेकिन बेटा जानते हो ये समेशन बेस्ड, ये देखो समेशन है ना, यहाँ पे समेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 ही होता है। ये भी आप क्या कर नोट कर लीजिए, ऑल द समेशन बेस्ड क्वेश्चन हैविंग आंसर 0।
all the summation based question, all the summation based question, based question having answer 0, having answer 0, 0। ये बात को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो अब तो ये समझ गए। अब ना, अब अपन जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, देखो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे के ए जे आई के इक्वल होता है, जहां पे आई क्या हो गया, नंबर ऑफ हमारा रोज होता है, और जे जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मतलब इसके यदि आप डिटर्मिनेंट से ही आपको बताता हूँ कि जैसे आपका 3 डॉट का है ना, तो यहाँ से सोचो, मतलब ये एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे जैसे ए बी और सी है, और फिर यहाँ से देखो ये एच है, और यहाँ पे एच, यहाँ पे मान के चलो जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ है और एफ है। आप देखिए, यदि आप इसको मिरर प्राइमरी को सोच ले तो क्या हो गया, मिरर इमेज है ना। ये देखो ये एच, ये भी एच, ये जी, ये भी जी, और ये एफ, ये। तो आपको यदि पहचानना है तो आप क्या करना, मिरर प्राइमरी डायगोनल को मिरर समझ लेना, और मिरर इमेज यदि होता है तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। अब देखो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स में यदि आप सोचो इसकी वैल्यूज, यदि मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज करूंगा ना तो फिर से यही डिटर्मिनेंट्स, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, फिर देखो यहाँ से एच बी एफ हो गया, फिर सेकेंड रो तो यहाँ थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाएगा जी एफ और सी, ये आ गया। देखो ये डेटा इसके ही इक्वल होता है, मतलब ये डिटर्मिनेंट्स माइनस डेल्टा ऑलवेज ये दोनों इक्वल रहता है, सॉरी ये दोनों हमारा इक्वल रहता है, इक्वल हमारा रहता है। तो आपको सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स यदि हमें समझना है तो आप इसको क्या कर सकते हो कि आप उसको ट्रांसपोज कर देना, और ट्रांसपोज करने के बाद सेम डिटर्मिनेंट्स आ जाता है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स को हम सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स। एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स, एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स का जो कंडीशन है ना, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल होता है, जहां पे आई और जे तो पहले समझ चुके हैं, नंबर ऑफ रोज है आई, और जे हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स को यदि आपको समझना है तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स जैसे मान के चलो ऐसा लेते हैं, तो यहाँ से देखो ये मान सेकेंड ऑर्डर में, तो ये 0 और 0, ये -2, तो यहाँ पे भी ये देखो ये क्या होगा 2 2। तो एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स में प्राइमरी डायगोनल्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो अब और जो आपका प्राइमरी को यदि मिरर समझते हो तो माइनस साइन से डीपर होता है, तो इसकी वैल्यूज आप यदि निकालोगे ना तो ये क्या हो गया 0 और -4, तो ये क्या हो गया 4। यदि सोचो ऐसा कोई डिटर्मिनेंट्स लेते ना, हमेशा परफेक्ट 0 0 0, और ये -a, और ये एसक्यू सिमेट्रिक इसको सॉल्व करोगे ना तो a स्क्वायर के स्क्वायर होगा। और यदि थर्ड ऑर्डर का सोचते हो, जैसे यहाँ से 0, यहाँ पे देखो -h -g, यहाँ पे देखो h 0, यहाँ पे -f, और यहाँ पे g f और 0, इसको यदि आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करो, देखो 0 क्रॉसपोंडिंग तो 0 ही हो गया, फिर ये h के क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करो, तो h के क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करें तो क्या आ गया -gf हो जाएगा, फिर -g के क्रॉसपोंडिंग सॉल्व करोगे तो देखो a h f के इक्वल होगा। एक बात देखो, एक जगह रॉन्ग हो रहा है, 0 माइनस यहाँ पे प्लस होगा, देखो इसको सॉल्व करो तो 0 होगा। तो बेटा एक बात समझ लो कि हमें यहाँ से एक पॉइंट आपको समझा लिखा सकते हैं कि इन फर्स्ट पॉइंट in skew symmetric determinants, in skew symmetric determinants, all the primary diagonal elements
आर जीरो, आर जीरो। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड इन केस ऑफ odd order determinants, odd order skew-symmetric determinants, skew-symmetric determinants, the values of such determinants is always zero. Such determinant is always zero, is always zero, is always zero हमेशा। देखो आप ही अपन को यहाँ पे जीरो आया भी था। देखो अब हमने क्या किया, एच जी एफ को अननोन रखा, हमेशा जीरो आता है। तो आप यदि आपको ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स रहेगा तो हमेशा क्या करना, आप उसकी वैल्यूज को आप क्या करा है, जीरो पुट कर लेना। नो, अब जो आपको आने वाला है, अब जो नेक्स्ट आने वाला है कौन सा बेटा, कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ applications of determinants। देखो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या रहेगा कि आपको पहला क्या करेगा बेटा, यहाँ पे टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स का या तो थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स रहेगा। तो आपको यहाँ से कि ऐसे यहाँ से मान के चलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, और यहाँ से लिखेगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू ये 8 है। या तो सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि बेटा यहाँ पे कि ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। थर्ड ऑर्डर का थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ से एक्स वाई की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो बेटा यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यूज बाय तो सॉल्व कैसे करते, डिटरमिनेंट मेथड से, क्रैमर रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम लोग क्रैमर रूल से मत सॉल्व करना, क्या करना, अब टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स है ना, उससे सॉल्व करना। ये दोनों को टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स से हम लोग सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा एक्स की वैल्यूज निकल जाएगा और वाई की वैल्यूज निकल जाएगा। यहाँ से जो भी वैल्यूज निकलता है इसको ये दोनों को सॉल्व करें टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स से। या नहीं तो ऑप्शन रहेगा ना, तो ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लेना, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ क्रैमर रूल सॉल्व करना कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ही टाइम लेगा। सेम इधर थर्ड ऑर्डर में भी सॉल्व करना, आपके ऑप्शन रहेगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में चेक करके रखना, सेटिस्फाई हुआ तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो सकता है। लेकिन फिर भी क्या करना, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, चारों ऑप्शन को चेक करना। ठीक है, यदि कभी कभी ऐसा रहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो है ना वहां पे पुट करके तीनों इक्वेशन में जब भी सेटिस्फाई हो जाएगा तब आप फाइनल एक्स क्या कर रहा है, सॉल्व क्या कर तीनों इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब आप आंसर दीजिएगा, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांस है। तो इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में अपन क्रैमर रूल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक बात और है कि बेटा इसमें आपको पूछे जाएंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंस। तो जब आपका एक्स वाई की वैल्यूज कुछ निकल जाएगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होते हैं, और यदि आपका एक्स वाई की वैल्यूज नहीं निकलता है तो आपको इनकंसिस्ट होगा। एक्स वाई की वैल्यूज कब नहीं निकलेगा, जब ये दोनों लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो एक्स वाई की वैल्यूज नहीं मिलेंगे। तो आप उस केस में उस समय में सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, एक्स वाई की वैल्यूज आपको नहीं निकलता है तो। ठीक है, और यदि एक्स वाई की वैल्यूज निकलते हैं तो आपको क्या होता है, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।